Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे। एक अच्छा सा वीकेंड गुजरा होगा। इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छा मौसम था। सुबह न्यूज़ भी देख रही थी, लाहौर में भी अपेरेंटली बहुत अच्छा मौसम है। बाकी इलाकों में क्या मौसम है? वैसे सावन है तो हर जगह जो है ये पतझड़ कहते हैं इसको, तो पतझड़ तो ऑटम होती है, क्या रिमझिम, हाँ रिमझिम हो रही होती है और खूबसूरत सा जो है समा होता है। और जैसे मैंने पहले कहा था ना, बड़े आपको विजुअल धोखे मिलते हैं कि आप गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हैं, घर की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको लगता है वाह इतना ठंडा ठंडा मौसम है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है नहीं, एक्चुअली फील वैसी नहीं है। लेकिन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पिछले कुछ दिनों की गर्मी से, जब बहुत ज़्यादा जोर था गर्मी का। अभी जो है बर्दाश्त हो जाता है, आप थोड़ी सी खिड़कियाँ खोल लें, थोड़ी वेंटिलेशन अच्छी हो तो ठंडा ही रहता है माहौल। वैसे बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और इतनी ज़्यादा हब्स थी कि इवन जो बेसमेंट्स जिन्हें रिलेटिवली कहा जाता है कि ठंडे हैं, उसके अंदर भी दम घुटना शुरू हो गया था और बड़ा ही बुरा होता है। जैसे कहते हैं ना कूलर आप वैसे काम करते हैं, बेसमेंट्स वैसे ठंडे होते हैं, लेकिन हब्स में ये दोनों जगह जो होती हैं इसमें दम घुटने लगता है। देखें कितनी सही टाइम पे मेरा भी दम घुटा है, तो एकदम से आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल सांस ही नहीं आ रहा है और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। और कूलर भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा नमी करते हैं क्योंकि वो पानी से चल रहा होता है, पानी वाले पंखे हैं, कूलर हैं, तो इससे होता है। प्लीज़ ख्याल रखें कि ये जो आगे मौसम है ये डेंगू का है और मच्छर बहुत ज़्यादा जो है ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। और कूलर और पानी वाले पंखे और इस तरह की जो सारी चीज़ें इसमें पानी इकट्ठा हो रहा होता है, तो आपने इसको कॉन्स्टेंटली जो है एक तो चेंज करना है, दूसरा डेंगू जो है वो साफ़ पानी पे आता है तो आपने कॉन्स्टेंटली वहाँ पे स्प्रे, कॉयल, वो क्या जलेबी होती है वो, या कोई ना कोई चीज़ आपने ज़रूर रखनी है जिससे मच्छर जो है वार्ड ऑफ होता रहे। वरना वो छोटे छोटे हमने आपको टिप्स भी बताई हुई हैं कि किस तरह आप जो है लेमन के अंदर, अगर ये तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि वो जो बड़ा वाला होता है लेमन या छोटा लाइम जो होता है या ऑरेंज, कोई भी सिट्रस फ्रूट जो होता है, उसको बीच में से काट के उसके बीच में क्लोव्स, लौंग जो है वो अगर लगा दें तो उसको आप जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर नहीं आते। उसके ऊपर अगर हल्का सा थोड़ा सा अगर इसको फैंसी कर दें कि इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कर दें, कोई भी घर में अगर आपके ऑयल, अगर लैवेंडर ऑयल है तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हल्का सा वो स्प्रिंकल कर दें और इसको गर्म पानी में रख दें, या फिर एक छोटी सी जो वो छोटी वाली कैंडल नहीं होती उसको नीचे रखें और उसके ऊपर कटोरा सा रखें, उसके अंदर इसको रखें ताकि इसकी हल्की सी जो फ्यूम्स हैं इससे बड़ा अच्छा सा एक आपका एयर फ्रेशनर भी बन जाता है और मच्छर भी जो है वहाँ पर नहीं आते। तो प्लीज़ अपने आप को बचाइए इन चीज़ों से। अच्छा जी, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रही हूँ और वो ये है कि इन क्रक्स जो लोग ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं, जो लोग ज़्यादा राज रखते हैं, जो किसी को कुछ नहीं बताते, उनके ऊपर एक गायबाना बोझ नहीं बल्कि एक एक्चुअल फिजिकल बोझ जैसी चीज़ भी होती है। तो एक स्टडी है जिसने प्रूव किया कि हर इंसान की ज़िंदगी में 13 ऐसे राज होते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, जो उसको लगता है लाइफ चेंजिंग है, जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। उसके अंदर 5 ऐसे राज होते हैं जो वो किसी को बता देता है, लेकिन 8 ऐसे राज हमेशा होते हैं जो वो कभी किसी को नहीं बताता। बेस्ट फ्रेंड, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, अम्मा अब्बा, किसी को भी नहीं। तो पहले तो मैंने सोचा कि मेरे ऐसे कौन से राज हैं, और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। ठीक है, मुझे बड़ा बोझ लगता है, तो मुझे झूठ बोलना बहुत बोझ लगता है और मुझे लगता है जहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ ऐसा वैसा कर जाते हो ना, उसी चीज़ को आपको सीक्रेट रखना पड़ता है, उसी चीज़ को छुपाना पड़ता है। जो सीधा साधा इंसान होता है उसने क्या राज रखने हैं। और स्पेशली जिन लोगों को, एक तो होता है ना आप किसी पर्पस से झूठ बोलते हो, वो भी बिल्कुल मतलब कोई भी झूठ ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आदतन झूठ बोलते हैं, मतलब अगर मुझे कोई इस वक्त कॉल करके कहेगा, मुझे पता है कि मैं टीवी पे हूँ, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मैं आदतन उसको बोलूँ नहीं मैं तो अभी घर पे हूँ। इस तरह के फजूल किस्म के झूठ लोग बोलते हैं और मुझे वाकई समझ नहीं आती क्यों भाई, क्यों बोल रहे हैं। और जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनको ज़्यादा कवर करना पड़ता है, उनको ज़्यादा राज रखने पड़ते हैं। तो जिंदगी में 8 ऐसे आपके राज होते हैं जो आप किसी को भी नहीं बताते, और बाकी जो राज होते हैं वो आप अपने करीब तर दोस्तों को बता देते हैं। अब अगर हम अपनी
थोड़ी जो हमने सीखा है, जो हमारे कल्चर में, जो इस्लामिकली हमें बताया जाता है, वो ये है कि अपना राज किसी को भी मत बताओ। नंबर 1 कि अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है उसके लिए आप माफ़ी मांगें, आप अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, आप उनसे माफ़ी मांगें, अनलेस आपने किसी का हक खाया और हुकूकुल इबाद है वो। लेकिन अपनी जो कोताहियाँ होती हैं या जो अपनी गलतियाँ होती हैं उनके ऊपर शर्मिंदा ना होना, या वो किसी और को बताना, या अपने गुनाह जो है वो ओपनली डिस्प्ले पे रखना, किसी और को बताना, ये एक तो आपकी ढिठाई जाहिर करता है कि आपको शायद इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। और कोई और इंसान जो शायद डर रहा हो या उसका ज़मीर अभी जागा हुआ है और वो कॉन्स्टेंटली खटखटा रहा है कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, शायद उसको ये बात सुन के शय मिल जाए कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो क्या हुआ, तो मैं भी कर लूँ, तो क्या हुआ, उसने भी तो किया हुआ। एकदम से आपको एक एग्जाम्पल नजर आ जाती है, आप देखते हो उसके साथ तो फिजिकली कुछ बुरा नहीं हुआ, आखिरत तो एक दूसरे की हमें नहीं नजर आ रही ना अभी, तो कहते कोई बात नहीं जी, उसने किया है, उसको कोई मसला नहीं, वो इस बारे में बात करे तो मैं भी कर ले। तो छोटी सी एग्जाम्पल ये, सिगरेट कितनी ढिठाई से पीते हैं सारे, ठीक है, वो कुछ नहीं होता, एक कश लगा लो ये और वो, आपको नहीं पता कितनी बड़ी ये चीज़ है पूरी जिंदगी के लिए जो आपके साथ चलती है। तो वैसे ही अपने जो फ्लॉज होते हैं या अपनी जो कोताहियाँ होती हैं, इस तरह के राज होते हैं जो कुछ गलत हुआ होता है, उन्हें पब्लिक डिस्प्ले पे नहीं रखना चाहिए, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, जिस राज की आप खुद जो है जिम्मेदारी नहीं उठा सकते या उसको खुद नहीं छुपा सकते और आपके मुंह से वो निकल गया, तो आप किसी से कल को क्या शिकवा कर सकते हैं कि वो किसी और को बता दे। ये मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, लेकिन ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का जो है वो कोट है, और ये जो है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसलिए मैंने अपने अल्फाज में आपको बताया कि जिसका आप खुद नहीं रखवाली कर सके, जो आप खुद अपने दिल में नहीं रख सके, जिसकी खुद आप हिफाजत नहीं कर सके, वो आप किसी और को क्या बताएंगे कि उनका कॉल है। सॉरी, कोट मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा था। तो इसलिए अपने राज जो हैं वो अपने तक रखें। और एक छोटी सी टिप अगर आप मेरी फॉलो करें कि आप कभी झूठ ना बोलें, कभी कोई गलत काम ना करें, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपसे गलती से गलत काम हो जाए, ये बहुत रेयर होता है, और आपका ज़मीर आपको हमेशा बता रहा होता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आप एक्शन कर रहे हैं, ये जो आप किसी के पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, ये बात ठीक है नहीं, अंदर से थोड़ा सा अपना बुरा लग रहा होता है। तो अगर आप कुछ गलत करेंगे नहीं तो कल को आपको उसको छुपाना नहीं पड़ेगा, उसको राज बनाना नहीं पड़ेगा, और ये आपके 5, 8, 13, 15, 14 और फिर हज़ारों राज बनेंगे नहीं, ना ही आपकी सोल के ऊपर बोझ बनेंगे, ना आपके दिमाग पे, और ना ही आपके ऊपर फिजिकली जो है ये बोझ बनेगा। इसको हम थोड़ी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बड़े मज़े की ये जो है ओपनिंग है। अभी हमारा टाइम ब्रेक का होता जा रहा है, तो मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बताएंगे आपके सितारों का हाल इस हफ्ते का। आपके कोई सवालात हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कुछ सवाल आपके हम तक पहुँच भी चुके हैं वो मैं पूछ लूँगी। हमारे साथ होंगे शेफ वसीम, जो कि बनाएंगे फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता, one of the most mainstream and very very yummy pastas। मुझे बहुत रिसेंटली पता चला है कि अल्फ्रेडो सॉस जो है वो कैसे बनती है, और मैं देखती हूँ आज यहाँ पर भी वैसे ही बन रही है या नहीं, वरना आपको भी मैं एक सरप्राइज दूंगी कि मेन इंग्रेडिएंट जो होता है अल्फ्रेडो सॉस का क्या होता है। आपको क्या लगता है? अभी अपने दिमाग में ज़रा सोचें कि क्या होता होगा। और हमारे साथ होंगी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखने वाली, वन ऑफ आवर लेजेंड्स मैं कहूँगी, बहुत हमारी जो जितनी भी मूवीज़ की कामयाबी है वो पार्टली इनको जाती है, और बहुत ही खूबसूरत प्लेबैक सिंगर, बहुत खूबसूरत गाना गाने वाली, बहुत प्यारी आवाज़ रखने वाली, नाम भी उनका उन जैसा ही खूबसूरत है, तरन्नुम नाज। क्या बात है जी, क्या बात है। देखिए हम ट्रिब्यूट में कितना खूबसूरत जो है वो बजाते हैं। हमारे साथ होंगे, उनसे कुछ मज़े मज़े की बातें भी करेंगे यहाँ पर, इसमें हेक्ती मॉर्निंग को म्यूज़िकल भी बनाएंगे, कुछ आपके पसंदीदा गीत भी यहाँ पर हम सुनेंगे। और आपसे मेरा सवाल आज का ये है कि इंसान को अपनी कौन सी बात कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर अभी आपने मुझे बता दी कि कौन सी नहीं शेयर करनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी, है ना। कितने हम तेज़ हैं। लेकिन चल कॉल कीजिए और इसका जवाब जो है वो सोच के मुझे दीजिए। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक टू हेक्ती मॉर्निंग। जैसे कि मैं गिला कर रही थी कि ज़ैगम साहब को ना ज़रा मेरी सेहत का ख्याल नहीं, कि मेरा नाश्ता भी नहीं पूरा होने देते, चाहते हैं लोगों को पता चले मैं कितना खाती हूँ, है ना, फ़ौरन वापस आ जाते। लेकिन हम बहुत तेज़ हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता चलने देंगे हमने क्या खाया है इस वक्त।
हमें ज्वाइन किए यहाँ पे और बिलवड मियां नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैंने ठाक। बड़ा मिस किया पिछला वीक। है ना, हमने भी बड़ा मिस किया। बिल्कुल एक आदत सी हो जाती है, एक यहाँ पे रूटीन आने होने की, की, लोगों से आने मिलने की, लोगों की। से मिलने की, सबसे मिलने की, बात करने की। अच्छा, लोग भी उम्मीदवार उन्हें भी होता है ना कि बस अभी आएंगे, आएंगे, हमने बिल्कुल सवाल सही। पूछने हैं, लोगों ने बिल्कुल। प्लान करना होता Exactly. है। और जितने लोग मुझे तंग करते हैं मियां नईम साहब आपकी वजह से। मैं बता रही, जब भी मुझसे मिलते हैं ना, वो आपके पास सर आएंगे ना, उनसे ये पूछ देना, ये पूछ देना, मैं भी ठीक है। मुझे एक खातून मिली, मुझे अभी तक याद है, आई एम सो सॉरी, मुझसे वो चिट गुम गई थी, अगर आप देख रही हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे वो मिली आगा नूर पे, और वो मेरे पास आई और इतनी एक्साइटेड, और आई थिंक सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे शायद किसी ने रिकग्नाइज किया था। आप वो शो करती हैं? मैं जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो आपके पास मियां नईम साहब आते हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने ना चिट पे मुझे लिख के दिया, अपने बेटे का भी उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने शायद आपसे पूछा भी था, मुझे याद नहीं, उनके बेटे का कि वो बहुत रिबेलियस है, पढ़ नहीं रहा है। तो सिर्फ आप ही नहीं, लोग भी आपको बहुत मिस करते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ये बड़ी बात है। और मैं अभी छुट्टियों पे कराची था, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों में बहुत से लोग मिले, और बल्कि चूंकि मैं लास्ट वीकेंड गया था, तो कईयों ने कहा अच्छा आप इधर हैं तो फिर नहीं होगे चुप। मैं कि बिल्कुल मैं इधर ही इस वीक पे ऑफ हूँ। आप हमसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना? सबकी मोहब्बत है माशाल्लाह। अच्छा नईम साहब, पहले तो हमारा जो टॉपिक है आज, मैं थोड़ा सा उस पर आपकी भी राय लेना चाहूंगी कि राज जो होते हैं इंसान के, देखिए रिसेंटली पता चला है कि उनका आपके ऊपर एक फिजिकल बोझ होता है। जिस तरह आपने कोई चीज नहीं उठाई हुई होती, और अगर आपने हर वक्त उठाई हुई है तो आपके शोल्डर्स में दर्द होना शुरू हो जाएगी, आपकी नीज वीक होना शुरू। इसी तरह जो राज आप अपने अंदर रखते हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा राज रखता है, उसकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे उसने फिजिकल बोझ उठाया हुआ। तो आप क्या कहते हैं, राज रहना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए? असल में राज, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि राज कौन सा राज, नेचर ऑफ राज क्या है, राज की किस्म क्या है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की वैसी पर्सनैलिटी बड़ी बोल्ड होती, कुछ चीजें राज रखने वाली होती हैं और कुछ नहीं होती। कुछ मिस्टीरियस सी और बड़ी ऐसी सी डाउटफुल सी पर्सनैलिटी होती है, वो हर मूव का राज रखते हैं, अपनी जात का। अब यहाँ दो चीजें, क्या अपनी जात का कोई राज रखना है या किसी दूसरे का? सही, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी इमानत यह है कि अगर किसी दूसरे का आपको पता और आपने उसको संभालना है, वो राज है। वो राज है, तो बिल्कुल। अपनी राज जात के बारे में अगर कोई ऐसी बात है तो वो आपका राज नहीं है, वो आपका राइट है कि आप उसे डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते, और उसके इफेक्ट आपके ऊपर क्या है। और ना ही उतनी बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, क्योंकि उसके अफशा होने के नताइज के भी आपकी जात जिम्मेदार है, कोई दूसरा विक्टिम नहीं बनता। विक्टिम नहीं बनेगा। कितनी सही बात की आपने कि किसी और का राज रखना और अपना राज रखना बड़ा फर्क है। वो राज है, और सबसे अहम वो है। अच्छा, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप सॉफ्ट हार्टेड है, केयरिंग है, कंसिडरेट है, और जिसका राज है उसके साथ आप पॉजिटिव और मोहब्बत वाले हैं, तो फिर बोझ नहीं होता। वो एक खुशी और सेटिस्फेक्शन होती है कि किसी ने आपसे शेयर किया, ये आप तक है, और आप एक इमानत को कैरी कर रहे हैं। मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा ना कि आपके पास जितने भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि राजदारी का ना, इतने ज्यादा राज जमा हो जाते हैं। मैंने इसीलिए आपसे वो बात की है कि उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं और उनके बहुत गहरे गहरे मुझ तक होते हैं, लेकिन मुझे कभी वो बोझ महसूस नहीं हुआ। एक सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस हुई कि इन्होंने कुछ चीजें मुझसे शेयर की जिसकी वजह से रिलैक्स और कंफर्टेबल हैं, और मैंने उन चीजों को अपने अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने कि किसी और का राज तो फिर ऑटोमेटिक जिम्मेदारी हो, तो हमने रखना ही रखना है। ठीक है जी, सितारों पर जी हाँ, बिल्कुल आ जाते हैं। अच्छा जी, पहला साइन हमारा, अच्छा इससे पहले मैं जरा सा बात करूं, आज 24 जुलाई है और ल्यू आपका साइन स्टार्ट हो चुका है, और इसको हम कहते हैं कि ये ऐसा रॉयल स्टार्स है, रॉयल प्लेनेट है। इस दफा भी जो प्लेनेटरी पोजीशन में देख रहा था कि इसके अंदर एट ए टाइम बहुत से मून, मरकरी, मार्स और राहु, 4 प्लेनेट इस हाउस में मौजूद है। यानी इस साल जो इसकी प्लेनेटरी पोजीशन है बड़ी स्ट्रांग है। बहुत से आइडियाज दिमाग में घूम रहे होंगे, बड़ी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके जहन में, आपके लेफ्ट राइट होंगी। कभी लिखने को दिल चाहेगा, कभी ट्रैवलिंग को दिल चाहेगा, रिलेशनशिप के लिए होगा, रिलेशनशिप से डिससेटिस्फेक्शन होगी, और कहीं नए रिलेशनशिप उठेंगे डिस्टेंस प्लेसेस से, और ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घूमेंगी इस महीने। इसमें सबसे अहम चीज़ जो गौर करने वाली और एहतियात करने वाली होगी ल्यू लोगों को, वो ये होगी कि अपने मजाज, गुस्सा, टेम्पर, इसको ज़रा सा कंट्रोल रखना है। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे क्योंकि थोड़ी सी हीट, सन और मार्स जब इकट्ठे होते हैं, राहु साथ होता है, तो बाज़ का था बड़े रिलैक्स हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन कभी छोटी सी बात से फ्लेयर अप हो जाएंगे।
और उसके बाद फिर रिग्रेट होगा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी मैंने कर दी। तो ये आपका तकरीबन 20-25 दिन यानी अगस्त की 10-15 तारीख तक, स्पेशली इसलिए चूंकि साइंस स्टार्ट हुआ तो मैं ये बताता चलूं कि ये कैफियत प्लीज और डिटेल में, आपने इतनी सही बात की ना। देखिए मेरा कसूर नहीं अम्मी जी, ठीक है, जो मैंने किया है इस वीकेंड पे, जो इस तरह बोलती हूँ, ये मेरा कसूर नहीं, मेरे सितारे गर्दिश में है इसलिए। एग्जैक्टली तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ न्यूज के लिए कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है, जब बता दिया जाए तो फिर एहतियात लाजिम है। ये वैसे हमारी जिंदगी में वैसे ही ये मसला है कि जब गुस्सा आ जाए तो वो अंदर नहीं रहता, वो उसी वक्त निकल के उड़ जाता है और उसके बाद वो याद भी नहीं रहता कि किस बात पे गुस्सा था। मैंने इसलिए कहा नहीं ना, भूलते। तो वो बाद में होता भी क्या कि कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर वही जैसे राज का बोझ होता है, एक ज़मीर पे उस चीज़ का बोझ होता है, हमने ज़्यादा किसी के साथ कर दी, इतना नहीं करना चाहिए था। तो मेरा काम यह है कि हम उन्हें बता दें कि इस महीने आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, पानी ज़्यादा पिएं, कोशिश करें कि पसीना ज़्यादा ना आए, और अपना सेकंड ये है कि जिसे कहते हैं कि बॉडी में सॉल्ट्स और वो पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स वो पूरे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की भी साइन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, मार्स के सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो स्वेटिंग पसीना ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन होगी, उससे भी फिर इवन शुगर भी लो हो सकती है, जिसकी वजह से मूड मजाज में तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। रिलेशनशिप नए बन रहे हैं एहतियात के साथ, उसमें फॉल्स पीरियड है। फॉल्स पीरियड ऐसा होता है कि जहां आपके सामने जो लोग आते हैं ज़ाहिर बड़े मज़े के ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन कोई रुख उनका छुपा हो सकता है। जब तक अच्छी तरह आपका एक इंटरेक्शन ना हो जाए तब तक अपने दिल को नहीं खोलना और अपने राज तक रखने हैं, आगे नहीं बढ़ना। ये बड़ा अहम नुक्ता है इस महीने ल्यू है वो तीनों हजरात के लिए। अब मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, सारे रिश्तों को ना हो जानी चाहिए अभी कि कोई कुछ पुश नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए सामने। देखिए तो नईम साहब कहते हैं तो फिर सबको मानना हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, एहतियात के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि सबको हो, लेकिन अब एक कभी कभी होता है ना, बेहतर होता है हाँ, थोड़ा सा वो करना। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खासा लोग इर्द गिर्द बुरे आएंगे या कुछ होंगे। वो मैंने कहा ना कि स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो सकती है कि चीजें मिसअंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, क्या हाल है आपकी? क्या हाल है? थोड़ी सी आवाज इनकी ऊंची कर दे, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सर नीम से बात करनी है कि आप करवा इनकी देंगे? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, थोड़ी आवाज ऊंची कर दीजिए। हेलो जी जी, अब बोलिए। मैंने कहा सर नीम से बात करनी है, आप करवा देंगे? जी 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 बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अपना एडमिशन के बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च। क्या डेट ऑफ बर्थ है उसकी? 15 मार्च 1998। अच्छा ठीक है, 15 मार्च 1998, ठीक है। सर मैंने 2 क्वेश्चन पूछने थे। नंबर 1 कि मैंने मेडिकल में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है? एडमिशन, ठीक है ठीक है। और नंबर 2 सर जी मैंने ये पूछना है कि मेरी शादी अपनों में हो गई या गैरों में? ये सब हमें बिल्कुल, ये नीचे का स्पीकर नहीं ऑन जस्ट बाय द वे। शादी का क्या आप बता दीजिए मुझे। सर मैंने पूछा मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है, क्या वो कंप्लीट हो गई या कहीं और हो गई? जैनब साहब आप प्लीज इनका सवाल सुन के हमें बता दें, नीचे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपका सवाल जैसे हमें पूरा पता चलता है हम उसका आपको जवाब दे देते हैं। जी हम सितारे कंटिन्यू करते हैं, इनका सवाल भी फिर जवाब दे देंगे। अच्छा, एरीज फर्स्ट टाइम, इसमें करेज और स्पार्क दोनों बड़ी शिद्दत से मौजूद है, और जब ये इतनी बड़ी आपके अंदर स्पार्क भी होता है, करेज भी होती है, तो ये इनिशिएटिव लेने का वक्त होता है। बहुत से ऐसे पेंडिंग काम जिनको आप कभी प्रायोरिटी नहीं समझते उनको पूरा करना चाहिए, और कभी कभी कुछ चीज़ों से खौफजदा होते हैं, उन्हें हम नामुकम्मल या ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं कि शायद उसकी वजह से नाकामी होगी, तो कॉन्फिडेंट होने का वक्त है। तो ऐसे काम जो आपके इर्द गिर्द छुटे हुए हैं, जिनके मुतालिक आप एहतियात का ज़्यादा मुजाहरा कर रहे थे या खौफ था इंडेफिनिट से कि नहीं होगा, तो अब कॉन्फिडेंस के साथ उनका आगाज़ कीजिएगा इस हफ्ते में। ठीक है। तारिस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, उससे रिलेटेड मटेरियल, इस तरह के जो लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन बना हुआ है। और उसमें यह है कि अगर आपका सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, इससे मुतल्लिक अगर आपके प्लान घर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं इंटीरियर से मुतल्लिक, तो ये काम आप इनिशिएटिव आपका पूरा हो सकता है। इसमें बेहतर आपको ऑप्शन भी मिल सकती हैं, तो ऐसा मसला बेहतर होगा। उसी के साथ साथ अगर आप कमर्शियली ये काम करते हैं और यानी एज एन कॉन्ट्रैक्टर
कोई कंपनी आपकी है तो इस सिलसिले में भी अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको अच्छे बिजनेस मिलने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके सितारे कंटिन्यू करते हैं। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मैं मियां नईम साहब को कह रही थी आपको मौसीकी का शौक भी है और कितने आप खुशकिस्मत हैं कि जब भी आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आते हैं हमारे पास एक जो है ना लेजेंडरी सिंगर साथ होती हैं। और आज जो है माशाल्लाह मैं कहूँगी एवरग्रीन ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखने वाली, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी गुलकारा हमारी। और जितने भी आपने जो एक एवर हिट सॉन्ग्स होते हैं ना जो कभी दिमाग से निकलते नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो मैडम को ही जाता है। यहाँ पे मैं वेलकम करूँगी पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा मैडम तरन्नुम नाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी आपसे मुलाकात हुई। हम लोग की जो है ना ख्वाहिश ही होती है कि हम मिल सकें, फिर आपको इंटरव्यू करना और आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करना। सबसे पहले तो बताएं जो माशाल्लाह इतना कामयाब सफ़र रहा है आपका, कब स्टार्ट हुआ, कैसे जो है प्लेबैक में गया और अब क्या हो रहा है? शुरू स्टार्ट तो मैंने 74 से किया था और अब तक ये सफ़र जारी है और जब तक गाती रहूँगी इंशाल्लाह ये सफ़र जो है ये जारी रहेगा आपकी दुआओं के साथ। जितने सुनने वाले हैं, जितने मेरे प्यार करने वाले हैं, वो उनकी सब की दुआओं के साथ बस गाती रहूँगी। गाती रहेंगी। नहीं बिल्कुल, हमारी दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए इस पूरे सफ़र में जो एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे आपको लगता है ये उरूज है, ये सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, तो मौसीकी में भी आपने जो है ये देखा है, तो कौन सा ऐसा टाइम था जो आप कहेंगे पाकिस्तान का जो गुलकार थे तब सबसे ज़्यादा कामयाब थे, सबसे अच्छा टाइम था उनके लिए? सबसे अच्छा टाइम जो मैं मौसीकी के हवाले से कहूँगी 94, 95, 97, 98 तक अरूज रहा है मौसीकी का। फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, तो अब तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज़ रह गए हैं। मौसीकी का बाकायदा प्रोग्राम बहुत कम होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि और मेरी ख्वाहिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौसीकी के प्रोग्राम्स होने चाहिए हर चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और करने चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, यंगस्टर जो हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले से जो म्यूज़िक है उसकी समझ बूझ होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे यंगस्टर जो हैं वो समझने लगे हैं गज़ल को, जो कि भूल चुके थे कि गज़ल क्या होती है, कैसे गाई जाती है, सुनी कैसे जाती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू लोगों ने किया। अच्छा, कि सुनना उसको। आपको क्या लगता है वजह क्या थी ज़वाल की, ये जो 97 तक बहुत अच्छा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया? असल में वजह ये है कि हमारे ऊपर जो है वो, मैं तो ये कहूँगी कि थोप दिया गया है पॉप म्यूज़िक को। अच्छा। हर चैनल उसी को ओब्लाइज कर रहा है, उसी को हाईलाइट दे रहा है। लेकिन साथ साथ आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको जो असल हमारी मौसीकी है या जो भी मुल्क सुनता करता है वो अपनी असल मौसीकी को मरने नहीं देता। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ठीक है, पूरी दुनिया में पॉप चल रहा है, सुन रहे हैं लोग, लेकिन ये भी साथ साथ होना चाहिए था। इसको बिल्कुल ही बैक कर दिया सब ने, रेडियो पाकिस्तान ने, टीवी ने, अभी नए चैनल काफ़ी आए हैं उन्होंने भी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है दोबारा से। आपको लगता है कि शायद जैसे गज़ल है या कवाली है, इस सब की एक अपनी ऑडियंस होती है, इसके लिए ना आपकी वो
समात को वो फ्लेवर भी होना चाहिए, सुनने का शौक नहीं भी होना देखिए, चाहिए। ऑडियंस तो जो भी है, अब आप जैसे यंगस्टर हैं तो आप भी शौक रखती हैं कि अच्छा गाना कोई सुनने को बिल्कुल, मिले या गजल कोई सुनने की मिले, लेकिन जब आप सुनाएंगे नहीं, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो कैसे पहुंचेगा? लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। काफी लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि अब क्यों म्यूजिक कम हो गया है, अच्छा म्यूजिक क्यों कम हो गया है? तो मैं कहती हूँ कि हमारी तरफ से तो कोई कोताही नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा प्रमोट करने वाले, आगे लेकर आने वाले बिल्कुल। बिल्कुल चैनल्स हैं, हाँ। जो फंक्शंस करवाते हैं, ये लोग हैं, पीआर कंपनीज है, आपका रेडियो है, इसके ऊपर अगर सुनवाएंगे ही नहीं तो लोगों तक रेडियो कैसे पे पहले पहुंचेगा? बहुत प्रोग्राम हुआ करते थे, अब रेडियो पे कोई प्रोग्राम ही नहीं होता है। इस तरह यानी ये इदारे जो हैं वो आर्टिस्ट को जिंदा रखते हैं, बिल्कुल। और आर्टिस्ट के दिल में भी होता है कि हाँ जी मैंने रेडियो पे रिकॉर्डिंग करनी है, टीवी पे रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर आर्टिस्ट का जो अंदर की रूह होती है ना, वो मरती नहीं है, वो जिंदा रहती है। बिल्कुल। लेकिन मार दिया था रूह को तो अब दोबारा उसमें थोड़ी सांसें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात की, और जिस तरह आपने कहा कि पूरी दुनिया में पॉप म्यूजिक तो चल ही रहा है और ये इनोवेशन दिन ब दिन आती रहेगी, आज ये है कल कुछ और होगा, लेकिन जो आपकी रूट्स होती हैं, जबकि जड़ें हैं, उनको आपको नहीं खोना चाहिए, वो साथ साथ लेकर चलनी चाहिए। यूरोप में आप यूनिक देख रहे है। हैं उनके जो सिंगर हैं पॉप के, वो भी स्लो गाने गाते हैं। अब लोग बड़े शौक से सुनते हैं और बैठ के बहुत सुकून लेते हैं, क्योंकि मौसीकी जो है वो रूह की गिज़ा है, ना कि वो सर दर्द है। बिल्कुल। तो रूह की गिज़ा तभी होगी जब आप रिलैक्स होकर आराम से सुनेंगे और आपको महसूस होगा कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ ये म्यूजिक सुन के, तो वो गिज़ा है रूह की। बिल्कुल। तो जहाँ भी आप जाएं दुनिया भर में लोग सुनते हैं, अच्छा गाना सुनते हैं, स्लो सुनते हैं, गज़लें भी सुनते हैं, बिल्कुल, अच्छी शायरी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बाहर के ममालिक में ज़्यादा गज़लें, गीत, यानी ठुमरियों की फरमाइश भी आती है कि ठुमरी सुनाएं आप, लोग सुनने वाले बहुत से हैं। बिल्कुल। तो बस ये है कि पहुंचाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। जितनी बिल्कुल। देर कोई पैगाम आप ना देंगे किसी को, तो क्या पता चलेगा? रोजाना, ये रोजाना की एक हाँ। है दवा कि जी, तो हफ्ते में एक बार चले, रोजाना नहीं सी, एक हफ्ते में म्यूजिक का ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि गज़लों पे मुश्तमिल हो। उर्दू गाने हमारे इतने खूबसूरत शायरी हैं, बिल्कुल। तो शायर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, आजकल की शेरो शायरी पे भी बात करेंगे, और जिस तरह आपने कहा कि अब दोबारा जो है हम रूज आ रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ यंगस्टर्स हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही पुराने बहुत अच्छे गाने उठा के उनकी खिचड़ी बना दी गई है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है एटलीस्ट वो जिंदा तो हैं, वो लोगों को सुनाई तो दे रहे हैं जो पुराने गाने थे दोबारा से। तो इस बारे में ज़्यादातर मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर हमारे जो पॉप सिंगर हैं आजकल, वो ज़्यादातर पुराने गाने लेके उसको रीमिक्स करके और आप कहते हैं ये ठीक है रीमिक्स कर देना, या ये खराब कर रहे हैं? ठीक है, खराब तो जिन लोगों ने सुना हो असली गाना, वो कोई भी हो जाए, उसका म्यूजिक, उसकी शायरी, उसको अगर आप उसको बेढंगे अंदाज में पेश करेंगे तो वो तो गलत लगेगा ही, लेकिन उसमें खूबसूरती उसकी रहनी चाहिए। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे अक्सर ज़्यादातर सिंगर जो पॉपुलर हुए हैं वो पुराने गाने गाते, पुराने, बिल्कुल सही कह रही हैं, पुरानी शायरी, पुराना म्यूजिक, उसमें थोड़ी सी जिद्दत कर दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो सबसे हिट सॉन्ग होता है वो एक कवर ही होता है जो पुराने गाने का किया था। अच्छा, मेरा वैसे जाती ख्याल है कि अभी जो आपने बात की ना, चूंकि नौजवान नस्ल इस चीज़ों से नाशना थी और मौसीकी का वो अंदाज बड़ा खूबसूरत था, आवाज़ और मौसीकी के साथ सॉफ्ट थी। आजकल चूंकि ज़रा सी हार्ड और तेज़ बीट वाली है, रीमिक्स के साथ कम से कम वो गानों का दौर वापस आया है, मैं महसूस करता हूँ। बिल्कुल कि वो पुराने लोगों को पता चला है, बच्चों को पता चला कि शायरी खूबसूरत थी, मौसीकी खूबसूरत थी, और जब उनको शौक होता था फिर उसकी तलाश में ओरिजिनल सॉन्ग्स की तरफ भी जाते हैं। तो रिवाइवल के लिए ज़रूरी है उस चीज़ को पहले सामने लाया जाए और जिंदा किया जाए, और हमेशा
रंग बदलता है, हर चीज रंग बदलती है, अल्फाज बदलते हैं, गाने वाले अपने अंदाज बदलते हैं, तो ये भी एक अच्छा सा लेकिन अंदाज है। मौसीकी एक ऐसी चीज है कि जो ओरिजिनल रहे तो वो खूबसूरत। नहीं वो मैं उसकी बात से उसका तो इत्तेफाक करूंगा आपकी बात से। अब हमारा फोक ले लें, फोक मौसीकी जो हमारी है वो अगर उस तरीके से ना पेश करेंगे तो वो उसकी खूबसूरती नहीं रहेगी। और फोक जो है अभी तक चल रहा है, बिल्कुल, और वो आपकी सकाफत है, उसको आप लेकर चल रहे हैं, वरना वो आप अपने कल्चर का हिस्सा खत्म कर रहे हैं अगर उसको छोड़ देंगे। और हमारे पास जब फोक सिंगर्स आते भी हैं तो वो अक्सर ये गिला करते हैं कि एक कोई डेडिकेटेड इदारा नहीं है जो उसका ख्याल रखे कि ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह आपकी बाकी कल्चरल चीजें मिक्स हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, जो हमें पता ही नहीं है ये हमारी सकाफत है या हमने कहीं से उठाई हुई है, अच्छा इस तरह ये भी खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में एक टाइम पे जो लोक विरसा था बहुत एक्टिव था, और अभी भी कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन आई डोंट नो। इवन बात करूंगा अक्सी मुफ्ती की, जब वो थे तो उनको ज़ाती शौक था और इस तरह का टेस्ट था, तो पठाने खान ये इस तरह के बहुत से लोग वो लेके आते थे और इंट्रोड्यूस करवाते थे। अच्छा। मुझे इसलिए भी अंदाज़ा है कि वो उस ज़मानों में जब वो लाते थे रिकॉर्ड्स, उनकी अपनी लाइब्रेरी थी, म्यूज़िक खुद बनाते थे, कैसेट्स बेचा करते थे, कॉम्पोजिशंस होती थी, और कई प्रोग्रामों में हम भी शरीक होते थे। इस्लामाबाद लोक विरसा में रिकॉर्डिंग होती थी, तो बहुत से नए लोगों को उन्होंने छोटी छोटी जगहों से उठा के लाया और हम तक पहुँचाया। नहीं अब भी लोग विरसा कर रहे हैं, तो परसों मेरी लोग विरसा के लिए थी रिकॉर्डिंग बुलाया उन्होंने। मैं कह रही हूं कि अभी भी जो है ना वो एक मतलब इदारा मौजूद है, हाँ इदारा मौजूद है, लेकिन अब वो डिपेंड सपोर्ट करता है कर रहे हैं, तो हमारी किस हद तक पाकिस्तानी कर रहे फिल्में भी चला रहे हैं, पॉप म्यूजिक भी, फोक भी, सब पे काम वो कर रहे हैं। उसमें मैंने सुना है एक दो अच्छी लड़कियों ने पुराने गाने अच्छा जो थे वो बड़े अच्छे तरीके से गाए, और ये अच्छी काविश है। बिल्कुल। तो ये इदारे जो हैं, लोक विरसा हो गया या आर्ट काउंसिल हो गया, ये तो इस पे काम कर ही रहे हैं, करना चाहिए, करना चाहिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी से। जो इन्होंने बात की, मैं पर्सनली बताऊंगी कि शादियों पे जब आप चले जाते हैं और डांसेस वगैरह होते हैं, उसके लिए तो मॉडर्न म्यूजिक सब कुछ चल जाता है, और कभी कभी, लेकिन वो जो रूह की ग़िज़ा की बात की ना, जब आपने अपने दिमाग को सुकून देना है, तो तब आपको वो अच्छा, वो धीमा, वो खूबसूरत शायरी वाला प्यारा म्यूजिक ही जो है याद आता है। अच्छा, जो हम सुनेंगे, सॉरी मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आके हम आपको सुनाते भी हैं खूबसूरत म्यूजिक, और आपकी बात भी कंटिन्यू करते हैं जी। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम इतनी प्यारी प्यारी बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने उस म्यूज़िक की बात कर ली है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे रिक्वेस्ट ना करें कि आप हमें कुछ सुना भी दें। जरूर 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 प्लीज। शाम से पहले आ जाना, आ जाना, शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, घर लगता है।
के नब्ज़ें डूब न जाएं, साथी मस्त हवा का झोंका बन कर आना, शाम से पहले आ जाना, आ जाना, आ जाना। ध्यान की लहरें आहट पर काम लगाए, आँख तितली रास्ता देखे पर फैलाए। ध्यान की लहरें आहट पर काम लगाए, आँख तितली रास्ता देखे पर फैलाए। कब से खड़े हूँ लेके मोहब्बत का नजराना, शाम से पहले आ जाना। दीवारों से डर लगता है, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, घर लगता है। शाम से पहले आ जाना, आ जाना, आ जाना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाकई जो तर्ज था ना वो लफ्ज कैसे जैसे पानी के ऊपर तैर रहे है ना, हैं। इतना खूबसूरत। और माशाल्लाह आपने बहुत बहुत अच्छा, बहुत मतलब खूबसूरत। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट। माशाल्लाह जिनकी ये शागिर्द हैं, मैं जी, तो जी। उनका भी जिक्र जरूर करना चाहूँगी। ज़रूर, मैडम ज़रूर। नूरजहां की उनके आप जिक्र के शागिर्द हैं। बगैर तो मैं समझती हूँ कि कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, ख़ास तौर पे मेरा। वाह, तो कैसा था वो दौर, किस तरह मुलाकात हुई, कैसे आपको ये मौका मिला? मुलाकात तो पहले काफ़ी होती रहती थी, लेकिन 94 में फिर मैंने शागिर्दी, जैसा कि मैंने बताया ना, 74 से मैंने गाना शुरू किया, रेडियो से, फिल्मों में, टीवी पे। तो 94 में फिर उनकी मैंने शागिर्दी की। तो उसके बाद तो फिर मुलाकात का उनसे सिलसिला शुरू रहा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 20 साल आपको परखा कि ये है जो मेरी देखिए, शागिर्द वो हो सकती उम्र है। गुजर जाती है 74 से कि 94 में। उनको बिल्कुल मनाने में बिल्कुल, कि मैं आप यही तो कह रही शागिर्द, हूँ, क्योंकि खुशनसीबी उन्होंने है। अपनी ज़िंदगी में पूरे इस फिल्मी कैरियर में जो उनका कैरियर गाने का था, उसमें किसी को शागिर्द नहीं किया। बिल्कुल तो मुझसे काफ़ी सीनियर थी आर्टिस्ट हैं जो वो ख्वाहिश करती थी कि मैं उनकी शागिर्द बनूं, लेकिन उन्होंने किसी को शागिर्द नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे शागिर्द किया। कोई ऐसी बात मौसीकी से रिलेटेड या मौसीकी से ना भी हो, जिंदगी से रिलेटेड, जो आपने उनसे सीखी हो, जो आपको याद हो? देखिए, उनको देख देख के तो हमने गाना शुरू किया और फिर उनसे सीखा भी। फिर वो माशाल्लाह खूबसूरत इतनी थी, उनका तो हर अंदाज सीखने वाला था। उनके साड़ी पहनने का अंदाज, मेकअप का अंदाज, बोलने का अंदाज, गुफ्तगू का, ये सारे मेरे ख्याल से कि वो अपनाने वाले हैं। और मैं समझती हूँ कि जहाँ तक हो सका तो मैंने उनको अपने अंदर जज़ब किया। और लोग ये समझते भी हैं कुछ कि उन जैसा तो खैर कोई भी नहीं गा सकता, मैं भी नहीं गाती, लेकिन कोशिश करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप में मैडम की झलक नज़र आती है, तो मेरे लिए यही बहुत काफ़ी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं, ये एक शागिर्द के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो क्या कहते हैं कि वो अक्स हो, उनका बिल्कुल अपने जो उस्ताद हैं उनका अक्स। और ये बहुत, और आजकल के दौर और में माशाल्लाह वो कई शागिर्द होते हैं, बहुत से उस्तादों के बहुत से शागिर्द, हज़ारों शागिर्द होते हैं, लेकिन शागिर्द नाम पैदा करने वाला भी कोई कोई होता है कोई कि जो उस्ताद का नाम पैदा, नाम तो वैसे उनका माशाल्लाह पूरी दुनिया में जैसा उनका नाम था किसी का भी नहीं और अब तक, लेकिन शागिर्दी के हवाले से मैंने उनका नाम रोशन रखा। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करे कि आगे भी
मेरी इज्जत रह जाए। नहीं, बहुत बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात है। और जिस तरह जिन अल्फाज में याद किया जाता है उस्ताद को, मैं तो एक डिफरेंस देखती हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं कह रही इस बारे में, लेकिन ज़्यादातर जो यंग सिंगर्स हैं उनसे जब पूछा जाता है कि आपने सीखा, तो कुछ हैं जो कहते हैं जिन्होंने सीखा, स्पेशली जिनका घरानों से ताल्लुक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कहते हैं कि नहीं, खुद ही सीखा है। तो ना सीख कर गाने में और सीख कर गाने में कितना फ़र्क है? ये सवाल मैं करना चाह रहा था, है ना? बड़ा फर्क है, क्या फर्क है? बहुत बड़ा अहम सवाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इल्म है एक, जैसे दूसरे इल्म है पढ़ाई में, या डॉक्टरी आप करना चाह रहे हैं या इंजीनियर आप इल्म हासिल करेंगे उसके बारे में तो आप बन सकते हैं। इसी तरह जिन्होंने मौसीकी में आना होता है वो सीख के आते हैं अच्छे उस्ताद से, ताकि कुछ ना सही तो आवाज़ को लगाना ही समझ में आ जाए, तो ये बड़ी बात है। हालांकि जो पुराने लोग सिखाते थे वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती थी उनको सीखने में, तो जो तो यानी शागिर्द होनहार होते थे वो जल्दी पिक कर लेते थे। ये एक इल्म है, इसको भी हासिल करना चाहिए। इसके हासिल करने के बगैर आप जैसा कहें कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप पढ़ाई के बगैर तो नहीं बन सकते। इसी तरह अगर सिंगर बनना है तो इसको फिर सीखना पड़ेगा, इस इल्म को भी सीखना पड़ेगा। ये भी एक इल्म है। बिल्कुल। अच्छा, जो मुझे लगता है जो माशाल्लाह कामयाब आप जैसे सिंगर्स हैं उनको तो एक दफा ही सुनने में पता चल जाता होगा कि ये सीखा हुआ गायक है या ये खुद ही से बना हुआ है। हम लोगों को शायद इतना पता नहीं चलता। फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले ये सवाल जो है ना ये बहुत बड़ा होता था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं। ये अक्सर लोग कहते थे नहीं, टैलेंट तो बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आपने वीडियो रिकॉर्ड की, आपने उसको ऑनलाइन कर दिया, उसके व्यूज आए जा रहे हैं। वो कभी टीवी पे आए या वो कभी किसी उस्ताद के पास गए या उन्होंने कभी किसी महफिल में गाया, ये बात एक जमाने में दौर था कि टीवी पे रेडियो पे ऑडिशन होता, बल्कि मैं तो कहती हूँ फिल्मों में भी होता था, क्योंकि मेरा खुद का हुआ है। अच्छा। ऑडिशन लेते थे कि इसकी आवाज इस काबिल है कि ये माइक लैग करता है, लाइक के नहीं करता, या ये तलफ़ुज़ जो है, ये रेडियो पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत तरबियत करवाते थे, बहुत वो तलफ़ुज़ ठीक करवाते थे पाकिस्तान टेलीविज़न, और किस तरह इसको बयान करना है। बाज़ ऐसे मुश्किल लफ्ज़ होते थे कि जो समझ में नहीं आते थे, फिर उनसे पूछना पड़ता। और ये है कि पहले ऑडिशन बड़ा सख्त होता था, रेडियो का गेट क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था। अच्छा। जिसको वो जब दौर आया सीडी का, कैसेट का, तो काफ़ी आर्टिस्टों ने कहा जी मैं फलां कैसेट है, मेरा कैसेट का गाना है। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। अच्छा। आप यहाँ आके ऑडिशन दें, आपका ऑडिशन होगा, उसमें बड़े बड़े उस्ताद बैठते थे, साथ प्रोड्यूसर ऐसे समझदार होते थे कि जो खुद इल्म जानते थे मौसीकी का, और कान उनके इतने बारीक थे कि वो सुन लेते थे कि इसकी आवाज़ किस लायक है। अच्छा। तो पहले तो बड़ा मुश्किल था, आजकल तो मुश्किल है ही नहीं। एक तो चैनल इतने आ गए हैं, बिल्कुल कि कहीं ना कहीं तो आप सेट हो ही जाते हैं। दूसरा ये है कि बस वो या वाली बात के जो वीडियो बना ले तो वो सिंगर बन जाता है। सिंगर बन पहले गया, मुश्किल था। बिल्कुल। वो फिर पूछते थे कि किससे सीख के आए हो। मेरा खुद का ऑडिशन जो हुआ रेडियो से, वो उन्होंने बाकायदा मेरे उस्ताद से पूछा कि आपका उस्ताद कौन है, मैं उनको साथ लेके गई थी। अच्छा। ये मैडम नूर जहाँ जी से पहले जो मेरे उस्ताद थे, जिन्होंने बचपन में मुझे सिखाया, वो मेरे साथ गए। फिर उन्होंने पहले ख्याल सुनाए जी। अच्छा। फिर उसके बाद ठुमरी सुनाई जी। अच्छा। उसके बाद फिर काफ़ी सुनाए, गजल सुनाए, पंजाबी गीत सुनाए, सब कुछ। इस तरह तो ऑडिशन होता था। अच्छा, मतलब आपको हर चीज आनी चाहिए कि सब कुछ इतना मुख्तलिफ है कि कोई एक इंसान एक चीज गा सकता है, इसीलिए तो रेडियो पाकिस्तान का गेट क्रॉस करना भी आर्टिस्ट की ऐसे टांगे कांप रही होती थी कि अंदर पता नहीं किस तरह का ऑडिशन होगा, कौन सुनेगा, क्या सुनेगा। और अच्छा खासा मुश्किल ऑडिशन है आज तो। आप एक तरह का गीत अगर गा लें तो बहुत है, काफी लोगों को पता भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। फिल्म में भी ऑडिशन करते थे, माइक पे खड़ा करके वो सुनते थे कि इस लायक आवाज है कि ये प्लेबैक सिंगर बन सकता है या नहीं बन सकता, तलफ़ुज़ इसका कैसा है।
हाँ। टीवी पे भी इस तरह ऑडिशन होता था। ऑडिशन होता था, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये हर क्योंकि चीज मैंने में खुद गुजरे हर सारे जगह मुकाम पे से। ऑडिशन दिया है और मेरे सामने कई ऐसे फनकार आए जिन्होंने अपना ऑडिशन दिया। तो अब तो ये रिवाज ही नहीं है। रिवाज ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया है दौर। और अब कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और पहले कौन सी अच्छी थी और कौन सी वापस लाने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे और मज़ीद गीत भी सुनेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हाल है? हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक। अल्लाह का अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं फतेचिनो अल्फ्रेडो। फेटुचीनी अल्फ्रेडो। Yeah. जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा क्या है? इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पास्तास जो आपको हर जगह मिलेगा, जो बहुत लजीज होता है। हमेशा आपसे मेन्यू में कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, आप ये ऑर्डर कर लें, ये हमेशा अच्छा होगा। बड़ा इजी पास्ता है। है ना? इजी पास्ता है। अच्छा, Easy किस पास्ता तरह है। बनाएंगे हम इसको? पहले तो मैं पास्ता दिखा देता हूँ ठीक है, ताकि नजर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ हम दिखा रहे हैं, ये फेटुचीनी है। फेटुचीनी है, ठीक ठीक है, है। इसमें हम यूज करेंगे व्हाइट पेपर, ओके। ठीक है। सॉल्ट होगा हमारे पास, चीज है, ऑयल होगा जो इसकी बॉइलिंग में यूज होगा, ठीक ठीक है। उसके बाद क्रीम है और मिल्क है, बस दैट्स इट। दैट्स इट। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है जी, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, अल्फ्रेडो सॉस जो देखी थी, जो ओरिजिनल अल्फ्रेडो होती है, हम जी, लोग जी। यहाँ पे हर जगह ये इस्तेमाल होता है। जी। उसके अंदर कैबेज कैबेज चॉप को, करके हाँ, डालते हैं। वो ग्राइंड करके ना उसका वही पेस्ट ना, बना के वो पेस्ट बना डालते के, हैं, वही बना के। और उसके अंदर से जो वो टेस्ट होता है, मुझे नहीं पता कि वो कैबेज का टेस्ट होता है जो कैबेज का आता है। टेस्ट तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बॉईल करना है। हमने इसको बॉईल करना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पास्ता के अंदर क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम पास्ता बना लेते हैं जी, तो पास्ता का अलग अलग फ्लेवर आ रहा होता है और सॉस का अलग आ रहा होता है। वो डेफिनेटली आता है, इसलिए है ना कि जब जो इसको बॉईल करते हैं ना, तो इसका बॉईल करने से इसका जो जूस होता है वो बीच में रह जाता है इसके, ठीक है। फिर हम उसको स्टेन करते हैं, ठीक है। तो फिर हम खाली पास्ता डालते हैं, तो वो जो सॉस बनाई होती है ना, तो वो यही अंदर सिस्टम मर्ज हो नहीं जाता होती, है, वो ऊपर ऊपर ही रहती वो है। ऊपर ऊपर रहती है। क्योंकि जब तक देखें चिकन भी बनाए या कोई भी चीज़ बनाए ना, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि उसका जूस उसके अंदर इंक्लूड हो, इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। सही, सही। हम क्या करते हैं, हम इसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद स्टेन कर दीजिए। जब स्टेन असल जूस जो उसका तो आउट हो गया, बीच में रह गया बॉइलिंग, बॉईल, तो बिल्कुल। फिर वो उसके अंदर दूसरी सॉस में डालेंगे तो उसका टेस्ट तो सारी बात है जैसे डिफरेंट अगर आप, डिफरेंट आएगा। पुलाव के लिए गोश्त बॉईल करके अगर पानी साइड पे फेंक देंगे तो पुलाव का टेस्ट नहीं आता। नहीं तो आता। स्टॉक आपने साथ में रखना था। इस तरह पास्ता का भी, इसके जगह थोड़ी सी बिल्कुल पास्ता बनाते हुए कोई भी जैसे ओरेगनो है, पार्सले है, या कोई भी जिसका भी आपको फ्लेवर पसंद है, थोड़ा सा वो डाल दें वो और तो थोड़ा सही सा बात है, चिली ऑयल, उसको है ना, तो- उससे भी बड़ा हाँ, अच्छा टेस्ट आ जाता स्प्रिंकल है। करते हैं ना थोड़ा ऊपर ऊपर, तो फिर वो क्या होता है कि उसका फ्लेवर निकलता है। फ्लेवर भी निकल आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सॉस भी स्टार्ट करते हैं हम साथ साथ। सॉस भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पानी रखा है, पानी ठीक को है। जब ये सिमरिंग पोजीशन में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट पहले से नहीं डालना। सिमरिंग पोजीशन होती है ऐसे ऐसे हल्का सा ठीक है, सिमर करता है जिसमें, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर हम इसके अंदर ये पास्ता डालेंगे और ऑयल डाल देंगे, ठीक है, इससे सही, पहले हम सॉस बना लें इसकी। ठीक है जी। सॉस के लिए हम एक दफा तरीका बता दीजिए। सॉस का तरीका ये है कि हम सबसे पहले क्रीम डालेंगे, ठीक है, फिर उसमें मिल्क डालेंगे, फिर उसमें सॉल्ट और पेपर का टेस्ट देंगे, और फिर लास्ट पे चीज़ डाल के उसको मिक्स थिक कर करेंगे। देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्रीम नहीं डालेंगे, चीज़ नहीं डालेंगे ना, तो ये सॉस थिन होगी, थिन होगी, पतली होगी। हाँ, ठीक है, जिस तरह हम कोई चाइनीज ग्रेवी बनाते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो उसको थिक करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो हम ये साथ साथ स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक दफा दोबारा बताती चलूं कि मुल्क को सेफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ इदारों की नहीं बल्कि आप लोगों की भी है। एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत आपने भी देना है। इसके लिए आपके लिए 1717 की सहूलत इस्टेब्लिश की गई है। आपको कहीं पर भी
कोई भी मशकूक एक्टिविटी नज़र आती है, कोई ऐसा बैग नज़र आता है जिसका आपको ओनर आसपास नहीं नज़र आ रहा, कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जिसके ऊपर आपको शक हो रहा है, कोई गाड़ी ऐसी नज़र आती है जो बहुत देर से कहीं खड़ी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रही हो कि ये ठीक नहीं है, आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है सही नहीं, 1717 पर कॉल कीजिए, इत्तला दीजिए और वो उस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेटर सेफ देन सॉरी का मोटो जो है वो हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरह के हालात हैं मुल्क के बेहतर हो रहे हैं और आपने भी इसका हिस्सा बनना है। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी मशकूक नज़र आती है, आपने इत्तला देनी है 1717 पे और फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर ऐसा कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो रोक लिया जाएगा टाइम पर। अगर नहीं होता तो भी कोई मसला नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप इत्तला जो है वो दे चुके होंगे। और प्लीज़ एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। अगर आपको कोई रोक लेता है, कोई पुलिस वाला, कोई जो है जिनकी ये जिम्मेदारी है आपकी सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली जो गार्ड्स होते हैं, मुझे तुक नहीं समझ आती जो लोग गार्ड्स के साथ बदतमीजी करते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा है कि गार्ड आके कहेगा सर ये हमारा घर है, ठीक है, मेरे साहब ने कहा है कि प्लीज़ हमारे घर के गेट के सामने गाड़ी मत पार्क करें, और वो इतनी बदतमीजी करके चला जाता है बंदा जो गाड़ी पार्क कर रहा था, हालांकि उसमें गार्ड का क्या कसूर है। तो इस तरह किसी नाके पे आपको रोका जाता है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको भी नुकसान हो सकता है, मुल्क को तो नुकसान होता ही, और कोई अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा गाड़ी रेंट पे अगर आप दे रहे हैं, आप घर रेंट पर दे रहे हैं, आपने हर चीज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करनी है। उनका ID कार्ड ले लीजिए, अगर आप घर रेंट पर दे रहे हैं तो ID कार्ड लेकर नज़दीक जो आपका उसी इलाके का थाना बनता है वहाँ पर जाकर रजिस्टर करा दें, ताकि उन लोगों को भी पता हो कि वो रैकेट पर अवेलेबल हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई ना कोई ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, वो सोचते भी हैं, तो उन्हें पता हो कि ट्रेस बैक हो सकती है। घर में जब आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, चाहे आपका माली है, ड्राइवर है, डोमेस्टिक हेल्प है, अदरवाइज नैनी है, इन सब के ID कार्ड आपके पास मौजूद होने चाहिए। और एक स्टेप फर्दर अगर आपको उनका घर का पता हो तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो वो ट्रेस हो सके, उनके ID कार्ड्स आपके पास हो, आपको पता हो कि कौन जिम्मेदार है। अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, व्हेन इट कम्स टू कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को सौंप रहे हैं, तो वहाँ पर प्लीज़ मुरव्वत थोड़ी सी साइड पे रख दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इसमें ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगता है कि आपको गाड़ी हम इतने दिनों के लिए दे रहे हैं, आप मेरे घर पर इतने दिन रहने के लिए आ रहे हैं, जब आप वहाँ पर खुद मौजूद नहीं है और आप किसी को सौंप के जा रहे होते हैं ना, अपने नज़दीकी दोस्त को अगर दे रहे हो या रिश्तेदार को दे रहे हो, तो हमें ज़रूरत नहीं लगती कि हमें ये करने की जरूरत है। दूसरा, जब भी आपसे कोई गाड़ी ले रहा है या घर ले रहा है, तो चाचे की जमानत पे बच्चे को जो है वो घर ना दे दीजिए। जो वहां पर रह रहा है उसका ID कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होगी, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सेफ। और 1717 पर इत्तला करें अगर आपको कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है, तो ताकि हम एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी दे सकें। अच्छा जी, नहीं सब सही बात है कि मैंने सारी बहुत ज़रूरी है ना, और मतलब ये सारे पॉइंट थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ मिस ना हो जाए, लेकिन आपने मुकम्मल कर दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। स्पेशली मुझे लगता है रिश्तेदारों में ना, क्योंकि वो जी इतने अरसे से जानते हो, ऐसा है वैसा है, बट यू हैव टू डू दिस। नहीं सब सितारे आगे लेके चलते हैं जी। अभी हमने जमुना तक बात की थी, कैंसर की बात करते हैं। और कैंसर में जो है हमारी प्लानिटरी पोजीशन हमसे इस बात का तकाजा कर रही है कि एक स्टेट ऑफ माइंड बड़ी मज़े की बनी है, जिसमें टेस्ट, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और काम करने की धुन ये अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कभी कभी ये सारी चीज़ें तारी होती तो अहम चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो आप इस शौक़ या इस क्रिएटिविटी को एक हद तक रखिएगा, जो जारी काम या आपकी जिम्मेदारियां, नौकरी, सारी चीज़ें, इनको अहमियत दीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ल्यू साइन नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने इब्तिदा में तारुफ में बताया था कि ये महीना चूँकि असद ल्यू साइन का ही है, सारा महीना ये रहेगा, तो बहुत से सितारों का इज्तिमा एक हाउस में जब होता है तो फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं, बहुत कुछ होता है। और उसी के साथ साथ मार्स जब साथ होता है तो ये गुस्से और इन चीज़ों को हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये बात हम कर चुके, यहाँ पे मैं इसी चीज़ को रिपीट करूँगा कि ये बहुत अच्छा टाइम होता है, बशर्ते कि आप कूल डाउन होकर, रिलैक्स होकर, ये क्वालिटीज़ हैं सारी, इन क्वालिटीज़ को अलग अलग करके इस्तेमाल करें तो सब शेडोज़ मिलके एक खूबसूरत या रंग सारे मिलके खूबसूरत पिक्चर बन जाएगी आपकी। वर्गो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ मामलात में डिले होती हुई दिखाई देती है। कहीं कुछ चीज़ें सोशल प्रेशर या किसी कमिटमेंट की वजह से आप अपनी अहम मामलात को नज़रअंदाज करेंगे या करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर होती है, इर्द गिर्द के रिलेटिव अजीज़ों और कारब की जिम्मेदारी होती है। तो लिहाजा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को माइनस करके अगर आप अपना काम और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान करेंगे
तो ये ज़्यादा आपके लिए अहम होगा और उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी और सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा साइन था, जैसे मैं मुख्तलिफ वक्तों में कहता, लेकिन अब कुछ रुकावटें हैं, कुछ मसाइल आ रहे हैं जिसकी वजह से उलझन हो रही है थोड़ी सी, कि बड़ा स्मूथ चलते चलते काम रुक गया। जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, सारा कुछ हुआ, सिलेक्ट भी हो गया, शॉर्ट लिस्ट भी हो गया, लेकिन सडनली अब कोई जवाब नहीं आ रहा। डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत जारी रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, अपने काम को जारी रखिए, किसी और जगह पे भी अप्लाई कीजिए और इंतज़ार कीजिएगा। जल्दबाजी में फ़ोन करके तंग करके कोई ऐसी बात ना कीजिए कि अच्छी भला इमेज आपका ख़राब हो जाए। स्कॉर्पियो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई देती है, घर में मेहमान, छुट्टियाँ, उनकी आमद, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक खिंचाव बनता हुआ दिखाई देता है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी शिद्दत ना आए आपके ऊपर, वरना ख़ासकर मैरिटल रिलेशनशिप, मियाँ बीवी के तल्लुक़ात, ये ख़ास रिश्ता मैं इसको अहम समझता हूँ क्योंकि ये चीज़ अफेक्ट करेगी। इसके मामले में आपने सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और फौरी रिएक्ट नहीं करना। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और जब कोई बात हो तो उस वक्त खामोश होकर अगले किसी लम्हे कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं वो ना आने दें, उस पर आराम से बात कर लीजिएगा, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। सेजिटेरियस साइन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी पीरियड आपके लिए बना हुआ है, और यहाँ पे अगर कुछ अरसा पहले कुछ मामलात उठे थे, जॉब के, काम के, बिज़नेस के, स्टॉप हो गए, अब दोबारा नए सिरे से वो जिसे कहते हैं कि उठ रहे हैं, रोशन हो रहे हैं, और इनके लिए आपके लिए बेहतर होगा कि दोबारा अगर कॉल आती है, कुछ आता है, तो आप होमवर्क करें, तैयारी करें और इंटरव्यू के लिए पेश हों। बिज़नेस है तो बिज़नेस की प्रपोजल्स बना कर सबमिट करें, आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कैप्रिकॉर्नियन साइन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त, और वो भी पर्टिकुलरली रियल स्टेट एंड इमूवेबल, इन चीज़ों से मुतल्लिक आपका वक्त अच्छा है। तो इस तरह के अगर कोई प्लान या ख्यालात हैं ख़रीदने बेचने के, तो इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पर्सनल फ्यूचर प्लानिंग, यंगस्टर के लिए बिज़नेस, काम और रिलेशनशिप, मैरिज, ये सारे हाउस आपके ओपन है, इन सारे मामलात में प्रोग्रेस हो सकती है। एक्वेरियस साइन के बच्चों के लिए पेरेंट्स अगर कोई प्रपोजल इर्द गिर्द कोई ऐसी पसंद है, नज़र में है, आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बात को मुस्बत जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और लास्ट साइन हमारा पाइसिस। पाइसिस में जब हम जाते हैं तो एट वर्क टेंस सिचुएशन है, काम की जगह पे थोड़ी सी टेंस है, उसकी वजह के शॉर्ट ऑफ स्टाफ होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का दबाव होगा। और चूंकि प्लानिटरी पोजीशन ऑलरेडी मैं टाइम टू टाइम कहता हूँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो आपका घरेलू मामला, डोमेस्टिक इश्यूज़ भी अफेक्ट होंगे और काम के भी, लेकिन इन दोनों को आपने लेके चलना है। यहाँ आपकी बेहतरीन मैनेजमेंट का जिसे कहते हैं इम्तहान भी होगा और आप इसके ऊपर पूरा उतर भी सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम आपके ऊपर प्रेशर पिछले साल, 1.5 साल से बन रहा है और अब खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। प्रायोरिटीज़ को सेट करें, स्माइल के साथ जाएं, और सबसे अहम चीज़ है कि जब रेस्ट का वक्त मिले तो अच्छी नींद लें और कंफर्टेबल हो, ताकि ये स्ट्रेसेस खुद ब खुद ख़त्म है। स्ट्रेस ख़त्म होने के लिए नींद बहुत अहम है। अब और रात बेमकसद मोबाइल पे, चैट पे, टीवी पे ना करें, अपनी नींद पूरी करें, सुबह अपने अर्ली टाइम पे उठें तो दिन खूबसूरत मैनेज हो जाएगा। ये थे हमारे साइन है। जबरदस्त, सारे साइंस भी हमने आपको बता दिया। और मुझे कैसे पता चलता है किसका क्या साइन है, कि जब वो उस साइन की बात हो रही होती है ना, तो स्पेसिफिक बंदे का सर भी जो है ना वैसे हिल रहा होता है, मुझे पता चलता है अच्छा ये इसका साइन है, ये इसका साइन है। अच्छा जी, देखिए कितना जल्दी ये बन गया है। ऑलरेडी फेटुचीनी जो है हमारी वो डिसेंबल हो गई है इसके अंदर, और साथ ही हमारी जो है वो सॉस भी तैयार हो रही है। इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर चीज़ डालेंगे जी, ताकि ये डालेंगे, फिर इसके मुताबिक फिर चीज़ डालेंगे इसमें, ताकि उसकी थिकनेस पता चल जाए। ठीक है जी, ज़बरदस्त। ये भी स्टार्ट हो रहा है साथ साथ, और छोटी सी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम जो अगला गाना सुनने जा रहे हैं उसके बारे में पहले बात करना चाहूँगी। वो एक ऐसा मुश्किल गाना है कि जो भी सिंगर यहाँ पर आता है, उनका अगर टेस्ट लेना हो ना आपने कि ये गुलकार पास है या फेल है, अगर वो ये गाना गा जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं गा सकते। तो इस कॉम्पोजिशन का स्पेशली मैं मैडम से पूछना चाहूँगी ये कैसे, और फिर ये गाना यहाँ पर सुनेंगे भी एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। जिस गाने का मैं अभी जिक्र कर रही थी उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले तो मुझे बताइए, इतनी मुश्किल कॉम्पोजिशन ये कैसे, जिस गाने की बात हो रही वो है मुझसे पहली सी मोहब्बत जी, मेरे महबूब ना मांग, ये कैसे आप कैसे गा लिया? मैं तो कहती हूँ पहले मुझे बताइए, क्या ये वाकई उतना मुश्किल है जितना हम सुनने वालों को लगता है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल तो है, क्योंकि ये शायरी भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई ये नज़्म है और गाया भी मैडम जी ने इसे बड़ा प्यार से और मुश्किल ट्यून इसकी, क्योंकि इसकी जो है कंपोजिशन वो खुद मैडम की थी। अच्छा। बाद में फिर इसको ज़रा खूबसूरत अंदाज में रशीदा तरे साहब ने इसको फिर फिल्म के लिए फिल्म कैदी में लिया इसको और बाकायदा कंपोजिशन के साथ इसको रिकॉर्ड किया गया। तो ये है मुश्किल, इसको गाना और निभाना बहुत मुश्किल है और इसके लफ्ज़ भी बड़े मुश्किल है। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी गुलकार आते हैं हमारे पास, उनसे जब इस गाने की रिक्वेस्ट की जाती है तो वो थोड़ा डगमगा जाते हैं, थोड़ा सा ना कि अच्छा ये एंड में कर लें, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करके कर लें, लेकिन अक्सर वो इसको निभाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो होता है ना, ये भी बड़ी बात है कि वो अपने आप को इस काबिल समझे या ना समझे कि हम ये निभा सकते हैं कि नहीं। खराब करना गाने से बेहतर है कि आप उसको ना ही गाएं अगर उसको निभा नहीं सकते। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ये, जी बिल्कुल, ये मुझे पता है मुश्किल, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं। तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम रखा क्या है तेरी आँखों सिवा, रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर मुझसे पहले
तारी बहिमाना तरिस्व अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तरिस्व रेशमो अतलस कम ख्वाब बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में जिसमें खाक में लिचड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर कौन नजर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मैं इस बात पे दूर तो सिर्फ नहीं बैठूंगी, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। और मैं कहूँगी मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने लाइव सुना है। Exactly. इतना खूबसूरत सुना देखिए है। आपने इसको सुना और महसूस किया कि इसमें कितना उतार चढ़ाव है। Exactly. बिल्कुल 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 बेस पे भी अंतरा जाता है, दूसरा Volume जो पर भी। चेंज है और हाई पिच पे भी जाता है, बिल्कुल इसीलिए इसको गाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल और जितने भी आप लफ्ज सुन रहे थे, जो भी टर्नें आ रही थी, वो सब चेंज थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी इन कैफियत टर्नों उसमें को थी। याद करना ही बड़ा मुश्किल है, इसीलिए लोग इसको बहुत कम गाते हैं। तो जिनको पूरा अबूर हासिल है इस पे, उनको ये गाना चाहिए। और ये जो इसका आपने दूसरा अंतरा गाया, हाँ। ये तो मैंने सुना भी बहुत कम है। अगर किसी नहीं, ने ये- कभी गाया भी है तो सिर्फ वो पहला वाला पार्ट पहला गा वाला के पार्ट्स, तो बस क्योंकि ये बहुत बेस में जाता है। हाँ, मेरी उस्ताद जी मलका तरन्नुम नूर जहाँ कहा करती थी कि बेटा बेस उसका बोलता है जिसका उस्ताद कामिल हो या अल्लाह की मेहरबानी उस पे हो, वाह, क्योंकि बेस बहुत कम फनकारों का बोलता है। बहुत ऊंचाई पे चले जाना, वो रगी में ऊपर चले जाना, ये बड़ा आसान है। लेकिन सीने का गाना जो गाना है उसको बेस में कहना ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। ऊपर भी आवाज वैसे ही लगे, नीचे भी वैसे ही लगे। वाह। ऐसे ही लगे बिल्कुल। अच्छा, और ये जो अल्फाज भी थे कि सिर्फ मुझे मुश्किल लग रहे थे, वो भी वाकई बहुत मुश्किल है। और उनकी अदायगी और उसकी कैफियत, इनको निभाना कहीं बड़ा रोमांस और कहीं खून में लुथड़े हुए बदन और वो जो बिल्कुल नहलाए हुए सारे, ये उनकी एक बड़ी कैफियत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतने मैं कहती हूँ कुछ होते हैं ना, कुछ अल्फाज जो है वो होते ही थोड़े सुरीले हैं, बिल्कुल सही। जिसके अंदर वॉवल ज्यादा होते हैं, सिर्फ इतना इसमें होता है। हाँ। कुछ जो होते हैं बड़े करख्त से अल्फाज होते हैं, बड़े सख्त मुश्किल लफ्ज़ हैं। उसको जो है ना आप जब अदा करते हैं तो बड़ा अदायगी में उसको नरम करके कर। और जब ये फैज साहब ने नज्म लिखी थी तो मैडम नूर जहाँ जी को ऐसे ही पर्चा पकड़ा दिया कि ये मैंने लिखी है नज्म, आप इसको गाए। गाएं, यानी फौरी तौर पे। अच्छा उनके घर अक्सर महफिलें होती थी मौसीकी की, और बहुत से उस वक़्त के जो नामवर शायर थे वो फैज साहब के घर तशरीफ़ लाते थे, और मैडम भी जाती थी कभी कभार। तो जब ये लिखी है स्थाई उन्होंने, तो उनको पकड़ा दी कि ये आपने इसको
कहना है। तो मैडम जी ने फौरी तौर पे बैठ के उसको उसकी ट्यून बनाई और उसको गा के सुनाया, म्यूजिक के बगैर, कोई म्यूजिक नहीं था। तो उतना ही खूबसूरत फैज़ साहब ने लिखा। और जब मैडम जी ने ये अस्थाई अंतरा सुनाया उनको, तो फैज़ साहब ने कहा कि ये नज़्म आज से मेरी नहीं है, ये मैडम नूर जहाँ की नज़्म है, ये मैं आपके नाम करता हूँ। ये इतना खूबसूरत, कितना बड़ा एहसास है, बहुत बड़ा। जबरदस्त। अभी जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी ना, जो मैडम ने की है, मैं समझता हूँ कि मैं पिछले 15 साल से टीवी प्रोग्राम कर रहा हूँ। मौसीकी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्होंने जो गुफ्तगू की है, सीखने वालों के लिए एक क्लास की तरह है, एक लेक्चर की तरह है, बहुत अहम पोर्शन है जिसे उन्हें सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी बुनियाद ये बातें तो वही कर सकता है ना जिसने सीखा हो किसी से, बिल्कुल अपने उस्ताद का अदब किया हो, अपने उस्ताद से कुछ सीखा हो, तभी वो आगे इसको पहुंचा सकता है ना। मैडम आपसे भी पूछना चाहूंगी मैं कि आपके आगे शागिर्द कौन है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, लेकिन छोटी सी ब्रेक, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारी रेसिपी तैयार है, जल्दी से देख लीजिए कितनी मज़ेदार लग रही है। गार्निशिंग भी इसकी हो चुकी है और बहुत आसान थी। आपने देखा थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और फ़ौरन से आप बना सकते हैं। रोज़ रोज़ बस मत बनाइएगा क्योंकि थोड़ी सी हैवी रेसिपी है ये, पर कभी वंस इन अ वाइल यू कैन। अच्छा जी मैम, बस टाइम जो है वो कम रह गया, इसलिए मैं चाहूँगी कि एक ज़रूरी सवाल मैं ज़रूर पूछूँ। मुझे बताइए आगे क्या काम हो रहा है अभी हमारा, क्योंकि मूवीज भी जो है दोबारा से बनना शुरू हो गई हैं, प्लेबैक सिंगिंग की अपॉर्चुनिटीज दोबारा आ गई। जी जी, तो फिल्में बननी शुरू होगी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह पहले बनती थी। वो अभी स्टार्ट है, लेकिन अच्छी हमारी मूवी बन रही है पाकिस्तान की, जितनी भी बन रही है अभी तक। तो स्टार्ट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम लगेगा दोबारा, इसको टाइम लगे। हाँ, टाइम लगेगा इसको दोबारा उस लेवल पे आने का, लेकिन आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। और अपने शागिर्द कोई ऐसे आपने जी मैंने शागिर्द किए हैं, लेकिन मेहनत तो उनकी है। अभी मैंने कल ही एक लड़की को शागिर्द किया है, उसको बड़ा शौक है गाने का। अच्छा, तो माशाल्लाह आवाज़ भी उसकी अच्छी है। ठीक, उसको कल ही मैंने शागिर्द किया है, नगीना नाम है उसका। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसको शागिर्द किया। एक लाहौर में मेरी शागिर्द हैं दिलकश, उसको भी बहुत शौक है। एक गुजरात में मेरे शागिर्द हैं हमजा, वो भी अच्छा गाते हैं और काम कर रहे हैं अपनी जो उनकी रूटीन है वहाँ के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि मैं चाहूँगी कि उनको आप ज़रूर बुलाइए अपने मॉर्निंग शो में। ये माशाल्लाह हमारी पहली गेस्ट है। लोग सिर्फ अपने उस्ताद का नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शागिर्दों को भी याद रखा है। तो देखिए बड़े लकी हैं आप माशाल्लाह, आपकी उस्ताद जो है ना आपको भी याद करें, साथ में सिफारिश भी करके जा रही हैं कि आपको हमने बुलाना है यहाँ पे। नहीं बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे कैसे। अच्छा मैम, ये बताइए कि ऐसे कौन सी 3 खसूसियात होती है एक इंसान में जिससे वो सिंगर बन सकता है, जो जरूरी है, मतलब उसके बगैर नहीं काम चलता? नहीं, एक तो ये है कि शौक होना चाहिए। ठीक है, शौक। दूसरा ये कि उस्ताद अच्छा होना चाहिए जो कि गले को बना सके। आवाज़ तो खुदादाद चीज़ है, वो तो अल्लाह की तरफ से होती है। अगर आवाज़ अच्छी है तो उसको बनाना, उसकी नोक पलक संवारना, ये उस्ताद का काम है। उस्ताद अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें अपनी उसकी मेहनत शामिल होना चाहिए, चाहे जितनी भी मसरूफियत हो या जो भी हो। तो उसकी रियाजत के लिए टाइम थोड़ा सा ज़रूर निकालना चाहिए। बिल्कुल, वो शौक के साथ ही जो है सब चीज़ आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ तशरीफ़ लाने का, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई मिलके, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा साथ दिया। थैंक यू नईम साहब, मेरी खुशनसीबी है जी, है ना। आज तो हम लोगों ने महफिल अच्छी सी जमा दी। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह ताला आपको
मजीद अपनी कामयाबी दुआओं दे में याद और रखिए। बिल्कुल बिल्कुल हम याद रखेंगे। आप लोगों का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आज का ये शो हम रैप करेंगे एक खूबसूरत से गीत से। सुन वंजेली दी मिठेरी तान वे मैं तो हो गई